हो रहे थे। ये अपराध मुक्त जो है हमने दिया है और तमाम विकास के कार्य किए, तमाम बच्चों को लैपटॉप, विद्या कन्याधन, हमारी बेटी उसका सारे योजनाओं के सहारे समाजवादी पार्टी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास हम जनता के बीच में चलते हैं। आपने देखा कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है, इस बात को लेकर के हम जनता के बीच चलेंगे और इस शेर को अगर मैं पूरा करूं, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है, जैसे सिसकियों के जख्म को शहनाई छिपाती है। हम कुछ लोगों के पास चलेंगे, आम जनता के पास चलेंगे। आप लोग प्लीज बैठे रहिएगा और ये चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी होनी चाहिए। आप बैठे बैठे जवाब दीजिएगा। क्या कहेंगे? आपने सियासतदानों की बात सुनी, आपने सच्चाई जो ये बता रहे हैं कि किस हुनरमंदी से इन्होंने सच्चाई की बात कही है। आपको क्या लगता है कि जनता की सिसकियां क्या शब्द बनकर फूटेंगी आज? जो बसपा की मुखिया है मायावती, वो यहाँ से सन 89 में पहली बार यहाँ की जनता ने उसकी राजनीतिक पहचान बनवाने का काम किया था। वो यहाँ से एमपी आई है। जब इनकी मुखिया ने बिजनौर के लिए कुछ नहीं किया तो बसपा वालों से कोई उम्मीद नहीं है। बसपा वालों से कोई उम्मीद इनको नहीं है और उनके जो प्रतिनिधि है उनसे मुझे बैठे बैठे जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा संयम का परिचय दीजिए, आप लोग संयम का परिचय दीजिए। आप बताइए क्या कहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में सांसद सतीश जी हैं और संजय जी हैं। क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल ने क्या विकास किए और सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से आपने बयानबाजियां सुनी सियासतदानों की, क्या लगता है कुछ सच्चाई है इसमें? मुझे मुनीष त्यागी कहते हैं, कहीं पे धर्म कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पे हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बनते हैं। अरे कांग्रेस लोकदल की महफिल में तो आके देख, यहाँ इंसान बनते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जयप्रदा जी चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय लोकदल की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। जब जब कांग्रेस की सरकार हटी है तब तब किसी ने जिंदे लड़कों को जलवाने का काम किया है, किसी ने सोने को गिरवी रखने। ठीक है, निश्चित तौर पर आपने देखा कि ये जनता के व्यूज हैं। कुछ और लोगों के पास हम चलने की कोशिश करते हैं जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं, युवा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सियासतदानों की बात आपने सुनी और इनकी आवाज आपने सुनी, कितनी सच्चाई लगती है? समाजवादी की लहर चल रही है, बाकी सब कुछ नहीं है। चलिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कह रहे थे उनकी लहर चल रही है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन गुलजार से कहेंगे कि थोड़ा पीछे महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम सबके पास आएंगे, आप लोग संयम का परिचय दीजिए। ये हम हमारी आपसे दरख्वास्त है, हम जरूर आपसे पूछेंगे। महिलाएं, आप बताइए, आधी आबादी हैं आप और एक बड़ा वर्ग महिलाओं का यहाँ पर वोटर है। महिलाएं क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? और जो आपने बातें यहाँ पर सुनी, ये नेताओं की बातों में सच्चाई लगती है कि जनता की सिसकियां बस सिसकियां बनकर रह जाएंगी? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कभी कोई पार्टी का रहा है, कभी कोई पार्टी का रहा है। बिजनौर में क्या डेवलपमेंट हुआ? मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं है, शिक्षा की यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। अगर सचमुच में डेवलपमेंट होता तो ये स्थिति होती। आप भी बैराज क्रॉस करके आ रहे होंगे, सड़कों की हालत आपने भी देखी होगी। तो यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है। रात में लाइट नहीं होती, सारे बिजली के जितने उपकरण है वो सब ठप हुए पड़े रहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो विकास की बात करे, सिर्फ उसको और सिर्फ उसको चुने, योग्य और ईमानदार प्रत्याशी। जयप्रदा जी यहाँ से महिला उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है कि जयप्रदा से क्या आशाएं हैं? ये एक बार फिर से सीट वीआईपी सीट बनती जा रही है। यहाँ से मायावती भी सांसद रही हैं, यहाँ से मीरा कुमार भी सांसद रही हैं। अब की बार फिर ये जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। हाँ जी, महिलाओं को तो आगे आना चाहिए, है ना, और उनको अपना ये दिखाना चाहिए कि उनमें क्या क्या क्षमता है। हाँ, अगर कोई लेडी आती है तो उसका सोच अलग होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समस्या ये है कि यहाँ पर महिलाओं को कोई भी रोजगार नहीं मिलता, किसी भी तरह का कोई सोचता ही नहीं है कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए। तो ये और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर गुलजार वहाँ पर हमें इन महिला से बात कर सकें, आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप क्या यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती है? बिजनौर के क्राइम ग्राफ के बारे में क्या कहेंगी? बिजनौर में ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिससे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं। और रही बात इनकी, जो हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे हम सब महिलाएं मिलकर जयप्रदा जी को जिताएं। जैसे जयप्रदा जी के पक्ष में है ये महिला और निश्चित तौर पर हम सबके पास आएंगे। आप लोग संयम का परिचय देते रहिए, पेशेंस में से काम लीजिए। हम आते हैं, आप बताइए, आप किसान हैं, किसानों की यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? 8 चीनी मिले हैं यहाँ बिजनौर में, क्या किसानों का गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान हुआ? और क्या लगता है कि जो ये नुमाइंदे खड़े हुए हैं, इनसे क्या उम्मीद है? और बैठे बैठे जवाब दीजिए। समाजवादी
पार्टी ने गन्ने का पेमेंट कराया। किसानों की हितैषी पार्टी है समाजवादी। पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की। माननीय मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इंशाल्लाह सबका पेमेंट हो जाएगा। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, जो कि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है, और हम कोशिश करेंगे आप बैठे बैठे जवाब दीजिएगा हमारे आपसे दरख्वास्त है। आप क्या बताइए, जो ये नेता ये कह रहे हैं, जो आम जनता ये कह रही है, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है नेताओं की बातों में, और क्या ये जनता की आवाज क्या है, उनकी सिस्कियां क्या आज शब्द बनकर फूटेंगी? समाजवादी पार्टी और भाजपा ये झगड़ा पार्टी है दोनों। इन्हें झगड़ा कराया। मुलायम सिंह राज में सब चौपट हो गया है, कोई इसके लिए तैयार नहीं है। ये सब झूठ के वादे करता है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? सब झूठ है, और यहाँ जो कार्य चल रहा है इसमें बहुत गलत चल रहा है। दिन में महिलाओं की चैनल लूटी जा रही है, दिन में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। इससे ज्यादा क्या खतरनाक हो सकता है? अलग अलग व्यूज आप देख रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर सबके अपने अपने विचार हैं, और इन विचारों को लेकर के हम एक बार फिर से नेताओं के पास जाएंगे और फिर से हम आएंगे आपके पास। बताइए आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि जो आपने नेताओं की बातें सुनी है, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते बोलिएगा कि क्या लगता है कि बिजनौर में क्या विकास हुआ, क्या विकास होना चाहिए था? बिजनौर को कभी वो जो सपना लोगों ने देखा है, या क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? बिजनौर का एक जो सपना था, वो यहाँ का जो स्टेशन है वो किसी लंबी लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से कई बार इस मामले में चिट्ठी भी लिखी गई और बात भी की गई, मगर केंद्र सरकार ने उस रेलवे लाइन को कभी भी इस बिजनौर को मुख्य लाइन से नहीं जोड़ना चाहा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं और सिर्फ विकास का सोचते हैं। हम कुछ युवाओं के पास चलते हैं। जिस तरह से आपने नेताओं की बात सुनी, एक शेर कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। आप क्या कहेंगे अपने नेताओं के बारे में? इनकी आवाज आपने सुनी, इनकी बातें सुनी, क्या लगा आपको? सर 2 साल हो गए यहाँ के विधायक को बने हुए, 2 साल में तो आज तक वो दिखाई नहीं दिए। अब इलेक्शन हुआ तो दोबारा टिकट लेके यहाँ पे आ गए, तो उससे क्या फायदा? यहाँ पे क्या फायदा उससे? यहाँ पे जब कुछ विकास करने तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, खाली वोट लेने तो वो आ जाते हैं, वैसे तो आते नहीं है कभी। हम कुछ युवा वोटर्स के पास चलते हैं। आप लोग बताइए क्या लगता है, यहाँ पर आप शायद फर्स्ट टाइम वोट देंगी ना फर्स्ट टाइम, तो क्या लगता है कि आपके जो नेता यहाँ बोलते हैं वो उनकी बातों में सच्चाई आपको लगती है? पहली बार आप वोट डालने जाएंगी, क्या सोचकर आप वोट डालेंगी? हम यही सोच के वोट डालेंगे जो हम लड़कियों के लिए एक तो रूल्स करें कि जो बॉयज लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते हैं उन सबके खिलाफ कार्यवाही करें, और जो महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता है तो महिलाओं को समझा जाए, बिजनौर का विकास हो। यही नहीं है कि वोट मिल गए और जीत गए तो फिर वापस न आए, और जब जीतने के बाद भी इंसान को देखना चाहिए कि जिसने जिताया है उसकी भी हम बात सुने। आप बताइए, और आप में से कौन बोलना चाहता है, अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है? इन लड़कियों में से कोई बोलना चाहता है? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ वोट देने जा रही हैं, आप अभी नहीं बोला, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बैठे बैठे जवाब दीजिए, जो हम आएंगे दादा आपके पास आएंगे। कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल भी कुमलाने लगे हैं। हमारे माननीय सांसद संजय चौहान जी 5 साल रहे, लेकिन हमने उनका चेहरा आज तक नहीं देखा। हमारे बिजनौर की मेन समस्या यह है कि बेरोजगारी है। यहाँ के युवा पढ़े लिखने के बाद कोई रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी सांसद हमारा बने वो हमें रोजगार दे, सुरक्षा दे, बिजली दे, सड़कें दे, और सारे काम हमारे वो करे। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की। हम कुछ बुजुर्गों के पास चलते हैं जिन्होंने कई लोकसभा के चुनाव देखे होंगे। दादा बैठ जाइए, हम आपसे बात करेंगे, आप बैठे बैठे रहिए। आप बताइए, आपने कई लोकसभा के चुनाव देखे होंगे। 1952 से लेकर के 2014 चल रहा है, ये चक्रव्यूह 2014, मिशन 2014 से नाम दिया जा रहा है। जयप्रदा भी बाहर से रामपुर से 2 बार सांसद रही, यहाँ से फिर लड़ने आ गई हैं। क्या लगता है कि इन नेताओं की बातों में आपको सच नजर आता है? आपकी इन बूढ़ी आंखों में क्या ये सपने नजर आते हैं कि हाँ हमारा सपना सच होगा एक दिन? हाँ, मैं अपना परिचय दूं पहले। मैं राम कुमार सिंह धनखड़, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। किसानों की क्या समस्याएं हैं? क्या लगता है कि किसानों की समस्याएं कभी दूर होंगी? देश की आजादी के बाद किसानों की बहुत बड़ी अनदेखी की गई है। कोई भी सरकार रही हो, प्रदेश के अंदर जो भी सरकार आती है झूठ बोलकर चले जाते हैं, झूठ बोलकर उनका जो वादा करते हैं। आज किसानों की हालत देश के अंदर बहुत बड़ी बुरी हालत है। उनके गन्ने का पहले तो रेट ही पीछे हटा दिया, जबकि
कोई भी चीज जो हमारे काम की चीज है उसके रेट बढ़ते गए और किसानों का गन्ने का रेट घटता गया। इस पर भी किसानों का भुगतान नहीं हुआ, किसानों के सारे काम रुके पड़े हैं। इसलिए हम लोगों ने चौधरी अजीत सिंह और भारतीय किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने अपने आपस में समझौता किया और उन्होंने अपनी जो जितनी सीट भी उनको दी गई है उन पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बिजनौर लोकसभा सीट से। ठीक है, तो आपने देखा ये सीधी बात, सच्ची बात और ग्राउंड जीरो से सियासत की ये रियल रिपोर्ट है जो दर्शक ये देख सकते हैं कि जनता की आवाज है, ये जनता का दर्द है, ये जनता की कराह है कि वो क्या सोचती है अपने संसदीय सीट के बारे में। बताइए क्या कहना चाहिए। देखिए, मेरा कहना यह है, आज हर आदमी और हर पॉलिटिकल आदमी चिल्ला रहा है कि उसकी लेट चल रही है, फला की लेट चल रही है। मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर उसकी लेट चल रही है जो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करता है, इस देश के अंदर उसकी लेट चल रही है जो टेबलेट देने का काम करता है, इस देश के अंदर मुलायम की लेट चल रही है। माना आपकी बात, आप जो अपनी तरह से कह रहे हैं, अपने विचार हैं, आपके व्यूज हैं, आपके जो देखा समझा वो जाना वो आपने बताया। आपने नेताओं की बात सुनी, आपने जनता की आवाज सुनी। एक बार हम फिर से चलते हैं नेताओं के पास। जनता की आवाज आपने सुनी, हम सबके पास आएंगे। आप बताइए क्या कहेंगे। जनता का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं भारतेंद्र जी, क्या लगा है जनता का दर्द ये कभी दूर होगा, ये कराह कभी खत्म होगी, ये त्राही त्राही कभी खत्म होगी? देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, सभी खुशहाल रहे। पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे माननीय अटल जी के नेतृत्व में। अब माननीय मोदी जी आए हैं, मोदी जी अब आने को छात्र यदि इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास पास होता है तभी आप समझ सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास पास होगा। मोदी जी को अपने स्टेट में मौका मिला, उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया, पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ हो रही है। यही हम उम्मीद करते हैं कि वो केंद्र में भी फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन के साथ पास करेंगे और हर वर्ग के लिए काम करेंगे। आज जब हमारी छात्र बेटी, आप इनसे पूछ लीजिए, जब ये पढ़ने के लिए आती है, जब ये घर वापिस नहीं पहुंचती, इनके माँ बाप चिंतित रहते हैं कि हमारी बेटी सही आएगी। दूसरी रही बेरोजगारी भत्ते की बात, हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। संक्षेप में, आगामी 10 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, नेताओं को कमेंट ले दो, मैं आ रहा हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कि मैं केवल अकेला आदमी यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की पूरी फौज जो है वो युद्ध स्थल पे खड़ी हुई है और आप लोगों ने जो बुलाए हैं ये नेता बुले हैं, आम पब्लिक नहीं है। और सबसे पहली बात आप सुन लीजिए मेरी कि बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर के अंदर ये बहन जी की कर्म भूमि है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया 150 करोड़ रुपए का, किसी को नहीं पता है क्योंकि नेता 150। ठीक बात है। पीस पार्टी क्या कहती है? आगामी 10 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है। आपने सभी पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं, जनता की बात आपने सुनी, क्या लगता है पीस पार्टी को? देखिए, ऐसा है कि जनता का जो दर्द है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षा की भी नहीं कोई इंतजाम किया गया, विकास का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हेल्थ नहीं है, और इसके लिए सब पार्टियां जिम्मेदार है। बीजेपी जिम्मेदार है, राष्ट्रीय लोकदल। हम अब बताइए, कुछ बात करने दी मुझे। यहाँ से इंजीनियर मूसा साहब हमारे कैंडिडेट है बिजनौर से, जो इंजीनियर हैं। नगीना से शीशराम सिंह रवि जी और मुरादाबाद से इरफान इंजीनियर, 2 इंजीनियर हैं और एक पूर्व एमपी है जो बीजेपी की सरकार में एमपी रहे हैं, बीजेपी से रहे पहले। आज वो पीस पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल है शीशराम रवि जी। ठीक है, ठीक बात है। आप बताइए, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आप प्रतिनिधि हैं, जयप्रदा जाती है जब तो भीड़ तो काफी इकट्ठा हो जाती है, रोड शोज में भी जाती है, काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? इससे निवेदन है कि बात पूरी सुन के जाए आप। देखिए, जयाप्रदा की जहां तक बात है, जयाप्रदा को मैं ये कह सकता हूं, रामपुर के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि वो विकास देवी के नाम से जानी जाती है रामपुर में। 10 साल पहले रामपुर की हालत क्या थी और 10 साल बाद के रामपुर की हालत क्या है वहां देखा जा सकता है। उसमें विकास की गंगा बहाई है। पहली बात, ऐसा कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल के पास है। दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल ने वो काम किया किसान के लिए कि भूमि अधिग्रहण से लेके एफआरपी कानून से लेके मेले चलवाने तक की बात, वो सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय लोकदल ने वहां पार्लियामेंट में उठाई है। और विकास की बात करते हैं, धन की बात नहीं करते, जात की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। 70% जो आबादी है वो खेती पर हिंदुस्तान की है। अगर 70% आबादी को हम विकास की ओर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश तरक्की करेगा। क्या लगा आपको जनता की बात सुन करके? क्या लगा समाजवादी पार्टी को? क्या लगा, क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या कहती है? एक तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी मोदी कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग अभी कारगिल लड़ाई को नहीं भूले जिसमें बीजेपी वालों ने कफन तक पे कमीशन खाया। जहां तक सवाल है मुलायम सिंह यादव जी का, 65,000 एक शहीद को मिला करते थे। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने 10 लाख रुपए शहीद को देने का काम किया था। सुन लीजिए, जहां तक लोकदल का ये विकास की बात करते हैं जयाप्रदा जी की,
रामपुर जो है मोहम्मद आजम खान साहब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी देने का काम किया और तमाम विकास जो है मोहम्मद आजम खान साहब के नाम से जाना जाता। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी का तो एक ही मुद्दा है कि साहब हमारे पास जो है वोट बैंक है। तो हम बता देना चाहते हैं कि आज समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, 17 अन्य पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम वोट बैंक है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है मुद्दों के सहारे जी। और आधे से ज्यादा में हम लड़ रहे हैं। राज्य में ये 3 पार्टी लड़ रही है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई दे रही। बताइए क्या कहेंगे? मैं राशिद भाई को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, वो रामपुर आजम अवामी राय जान रही थी टीवी की टीम। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आरबीआई ने अपनी सालाना माली पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रिपो रेट को 8% और सीआरआर को 4% बरकरार रखते हुए इसमें कोई तब्दीली नहीं की है। आरबीआई ने 2014-15 में तरक्की की शरह 5.5% रहने का अंदाजा लगाया है। आरबीआई ने 2013-14 में जीडीपी की शरह में 2% की कमी वाक़ होने का इम्कान जाहिर किया है। आरबीआई के मुताबिक 2014 में रिटेल इफरात ज़र की शरह 6% के अंदर ही रहेगी। आरबीआई ने बैंकों को अकाउंट में कम से कम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाने पर खातेदारों पर जुर्माना आयद न करने की हिदायत दी है। आज मुंबई के बाशिंदों को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। आज बेस्ट बसों के कंडक्टरों और ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है, लिहाजा आज बेस्ट की बसें सड़कों से गायब हैं। ड्राइवरों और कंडक्टरों ने नए कंप्यूटराइज्ड शेड्यूल सिस्टम के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ ये है कि सुबह हमारा ऑफिस जाने का टाइम होता है, बेस्ट ने जो अचानक ऐसा सम करके पब्लिक का बहुत नुकसान किया है और उसको बहुत हैरत में प्रकार हो रहे हैं। 10 घंटे से खड़े हैं, बस नहीं आ रही है। ट्रेन से आए हम लोग लंबे से पनवेल से, तो कुछ पता ही नहीं हम लोग को, नोटिस वगैरह कुछ दिखाया लगाया नहीं, वो लोग ने डायरेक्ट बंद किया है। अभी ट्रेन से उतरा तभी मेरे को मालूम नहीं था। 20 मिनट हो गया मैं खड़ा है, अभी तक बस भी कुछ है ही नहीं। टैक्सी वाले भी कोई आने को तैयार नहीं, पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं।
तकलीफ तो है बहुत। अमरीकी सफीर बराए हिंद नैन्सी पावेल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पावेल के मुस्ताफी होने का ऐलान अमरीकी सफारतखाने की वेबसाइट पर किया गया। नैन्सी पावेल ने भी अमरीकी मिशन की एक मीटिंग में ऐलान किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा सदर बराक ओबामा को भेज दिया है। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि नैन्सी पावेल के साथ ओबामा इंतजामिया का कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि नैन्सी पावेल के साथ ओबामा इंतजामिया का कोई इख्तिलाफ नहीं। अमरीका ने यह भी कहा है कि वो हिंदुस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमरीका और हिंदुस्तान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हिंदुस्तान में अमेरिका की सफीर नैन्सी पावेल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। नैन्सी पावेल ने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जबकि हिंदुस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और अमेरिका को हिंदुस्तान के लोकसभा इंतखाबात के नताइज में भी काफी दिलचस्पी है। हालांकि 13 फरवरी को नैन्सी पावेल ने अहमदाबाद में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अमेरिका ने अपने पहले मौकफ कि मोदी से उन्हें कोई मतलब नहीं है से यू टर्न लिया। इस बीच अमेरिका ने कहा कि नैन्सी पावेल के इस्तीफे को ओबामा इंतजामिया के साथ किसी इख्तिलाफ के पस मंजर में नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका ने इस सिलसिले में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद की और कहा कि दरअसल नैन्सी पावेल अपनी 37 साल खिदमत से सुबुकदोश होना चाहती हैं और मई के आखिर तक अपने आबाई मकान में वापस जाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नागरिक आदाब। शफिया नात काउंसिल हैदराबाद के दर एहतमाम ETV उर्दू के लिए मुनक़िदा नातिया मुशायरे में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस मुशायरे की निगरानी पूरी तरीक़त हज़रत मौलाना पीर शाह मोहम्मद रसूलुद्दीन क़ादरी शफ़ी मददुल्लाह आली बानी शफिया नात काउंसिल और सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत अली शफ़ी फरमा रहे हैं। हमारे दरमियान हैदराबाद के चुनिंदा नात शोरा मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि उनके तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं काजी सनाई आपका मेजबान और मेरे दाएं जानिब मौलवी गियास पाशा हकम शफी नौजवान शायर, बाएं जानिब हजरत पीर तरीक़त निगरान महफिल मौलाना पीर शाह रसूलुद्दीन शफी साहब और डॉक्टर अब्दुल मोइन साहब क़ादरी शफी, हैदराबाद के जाने माने अजीज नक्काश शायर सदा खलील और फिर उसके बाद आदि नहीं समझ साहब क़ादरी तशरीफ रखते हैं। आइए मुशायरे का आगाज करते हैं। मैं निगरान मुशायरा की इजाजत से सबसे पहले हैदराबाद के मुमताज नौजवान शायर मौलवी गियास पाशा हकम शफी को गुजारिश करता हूँ अपने कलाम से मुशायरे का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक से कबल एक मतला और एक शेर कि जिसको नबी का दामने रहमत मिला नहीं, जिसको नबी का दामने रहमत मिला नहीं, उसको खुदा की जात का हरगिज पता नहीं। उसको खुदा की जात का हरगिज पता नहीं। हुब्बे मैं नबी से हैं सरशार उम्मती, हुब्बे मैं नबी से हैं सरशार उम्मती, ऐसा तो कोई जाम किसी को मिला नहीं, ऐसा तो कोई जाम किसी को मिला नहीं। हम रह रवाने राह शरीयत को ए हकम, हम रह रवाने राह शरीयत को ए हकम, अब तक कोई हुजूर सा रहबर मिला नहीं, अब तक कोई हुजूर सा रहबर मिला नहीं। नाते पाक के 4 अशार कि यासीन व ताहा साहिबे कुरान का नाम है,
यासीन व ताहा साहिबे कुरान का नाम है, वो कुन के दौर से ही इमामुल इमाम है, वो कुन के दौर से ही इमामुल इमाम है। वासिफ है सुबह रुख की तो जुल्फों की शाम है, वाह 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 वाह। वासिफ है सुबह रुख की तो जुल्फों की शाम है। कुरान के पारे पारे में ये भी पयाम है, कुरान के पारे पारे में ये भी पयाम है। और खुद आसमां पहुँचते हैं जाकर मदीना हम, खुद आसमां पहुँचते हैं जाकर मदीना हम। वो आसमां है जिस जा नबी का खियाम है, वो आसमां है जिस जा नबी का खियाम है। कि आखिरी शेर, दामन पकड़ने वाला भी हो जाता है रईस, वाह। दामन पकड़ने वाला भी हो जाता है रईस। उनके करम के सामने किसको कलाम है, उनके करम के सामने किसको कलाम है। मतलब है कि मख्ता है कि जिब्रील को भी इससे अलाका नहीं हकम, जिब्रील को भी इससे अलाका नहीं हकम। खौसैन की हदों में नबी का मुकाम है, खौसैन की हदों में नबी का मुकाम है, खौसैन की हदों में नबी का मुकाम है। यासीन व ताहा साहिबे कुरान का नाम है, वो कुन के दौर से ही इमामुल इमाम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम शर्फी नाते पाक पेश करने की शहादत हासिल कर रहे थे। आइए मैं हैदराबाद के मुमताज शायर आर्यनी समत कादरी को दरखास्त करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। नाते शरीफ का मतलब समात फरमाए। इब्तिदा नात की चेहरे की कसम से होगी, इब्तिदा नात की चेहरे की कसम से होगी, इब्तिदा नात की चेहरे की कसम से होगी, लज़्ज़ते हुस्न बयां जुल्फों के खम से होगी, लज़्ज़ते हुस्न बयां जुल्फों के खम से होगी, आरज़ू दीद की तकमीले करम से होगी, आरज़ू दीद की तकमीले करम से होगी, आह से होगी ना ये दीदे नम से होगी, आह से होगी ना ये दीदे नम से होगी, ज़ुहद से होगी ना तात से किसी भी सूरत, अपनी बख्शिश तो शहीदी के करम से होगी, अपनी बख्शिश तो शहीदी के करम से होगी, नात कानून तलक लिख नहीं पाए ये कलम, नात कानून तलक लिख नहीं पाए ये कलम, अब ये तकमील खुदा तेरे कलम से होगी, अब ये तकमील खुदा तेरे कलम से होगी, जिंदगी में दिखा दीजिए रोज़ा आका
वापसी किस की भला मुल्क अदम से होगी, वापसी किस की भला मुल्क अदम से होगी। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। कितना तारीख है अब तक भी मेरा खाने दिल, कितना तारीख है अब तक